अच्छा ये हुआ कि जब दुनिया में पीक आई तो लकीली पाकिस्तान ने उस पीक के अंदर अपना शेयर ले लिया। तो मैं इसको यूं कहूँगा कि एक मौसम की बात की और एक ये बात करूँगा कि तीनों फॉर्मेट्स में वही ठहरेगा और ग्रेटेस्ट प्लेयर वही होगा, बाबर आजम आज या कोहली वही होंगे जो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे हो। अदरवाइज आप एक फॉर्मेट के होके रह जाएंगे और आपने तीनों फॉर्मेट ज़रूर खेलने हैं, अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जर्नी बहुत लंबी है, मतलब आपने टेम्परामेंट टेस्ट वाला दिखाना है, लेकिन T20 के एलिमेंट्स कहीं पे आ रहे होंगे और आपके फंडामेंटल्स बहुत सॉर्टेड हो। विदाउट फंडामेंटल्स आप एक लंबी गेम नहीं खेल सकते और उस लंबी गेम के अंदर एक छोटा सा सेशन आपके पूरे उस मैच को फ्लिप कर देता है। उस लॉजिक को ऐसे अडेप्ट करना कि मैं दिन रात उसे समझ रहा हूँ, उसे जी रहा हूँ। जो लोग छोड़ के गए हैं इमोशनली, अच्छा मेरे लिए बहुत ट्रेनिंग होगा, ये सारी बातें होंगी, लेकिन यार वो जो चले गए मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई। मुझे हमेशा एनर्जी लोगों से मिलती है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे हमेशा सिखाते वो हैं, मुझे एहसास हमेशा वो दिलाते हैं। लकीली जिन लोगों के साथ काम किया हुआ था और जब मैं करीम के अंदर भी था, लोगों को पता था कि ये कुछ करेगा और वो ट्रकिंग होगा। फैमिली बैकग्राउंड ट्रकिंग का है। मैं ये तलागंग और मियाँ वाली की जो बेल्ट है इस साइड से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने राइड हेलिंग के अंदर काम किया, फूड डिलीवरी के अंदर काम किया, लास्ट माइल डिलीवरी के अंदर काम किया। कंपटीशन ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन क्या हम अपने कैटेगरी डिफाइन कर पाए हैं एज ट्रकटिन? क्या हम उसके अंदर डोमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, आप फोकस भी हो सकते हैं। और मैं इनको इन्वेस्टर नहीं समझता। हमारे फाउंडर्स हैं जितने भी 90% जिनका आप जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के VCs जिन्होंने ट्रकटिन के साथ इन्वेस्ट किया, हमारे जर्नी का हिस्सा हैं, ये इन्वेस्टर्स नहीं हैं। हम लोग कभी भी कैपिटल रेज करते वक्त ये नहीं सोचते कि हमें इतना कैपिटल चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। 4-5 साल का बच्चा जब अपने इर्द गिर्द ट्रकिंग सुन रहा हो, ट्रकिंग देख रहा हो, एक ट्रक ड्राइवर की फैमिली को देख रहा हो, एक ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान के अंदर 15,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास इतनी कैश थी कि हमें पता था कि हम लोग अगले 6 से 12 महीने लास्ट कर सकते हैं एज अ फैमिली अगर हम कोई काम ना करें। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today we have the founder and chief executive of Truckitin, Sarmad Farooq with us. Thank you yaar, thank you for being on the show. Thanks a lot Shayan, invite करने के लिए. It was great meeting you. अच्छा, पहले तो सर ये बताएं ना कि फॉर आवर ऑडियंसेस दैट डोंट नो ट्रकटिन एग्जैक्टली करता क्या है। सुना हुआ तो हम सबने फंडिंग रेज की एक्सेट्रा, व्हाट डज इट डू? शायान, ट्रकटिन एक मार्केट प्लेस है जो शिपर्स को, जिसमें आपके पास मल्टीपल फैक्ट्रीज आती हैं, TSC, BA के अंदर ऑब्वियसली वो नोन नेम्स हैं, P&G, नेस्ले, इस तरह की फैक्ट्रीज हैं, उनको कनेक्ट करता है ट्रकर्स के साथ। अच्छा, सो ट्रकर्स आपके जो डिफरेंट इन छोटे इलाकों से जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमीज़ को पॉइंट A से पॉइंट B पे मूव कर रहे हैं, कमोडिटीज़ को मूव कर रहे हैं। सो ये ऊबर फॉर ट्रकिंग या करीम फॉर ट्रकिंग, आप इसको सिंपली समझ लें आसानी के लिए। ठीक है कि करीम में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और करीम नाउ फूड पैंडा में आपका खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसी तरह के ग्रोसरी स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर पॉइंट A से पॉइंट B आपकी ग्रोसरीज जा रही हैं। इसके अंदर आपकी गुड्स पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रही हैं और जितना भी रॉ मटेरियल है जो फीड करता है किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, किसी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, या कोई भी फिनिश्ड गुड है, उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड माइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मूवमेंट्स, उनकी रोड फ्रेट मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो ट्रकटिन के अंदर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। शिपर और ट्रकर को कनेक्ट करते हैं और इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ मिडल मैन है जिनको आप एलिमिनेट करके, इन इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहे हैं और आपस में मैच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे बड़े फॉलोअप सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। एक सॉर्ट ऑफ एलिफेंट इन द रूम वाली बात है। आप लोगों ने पैसे रेज किए इन अ सर्टेन मोमेंट इन टाइम और शॉर्टली देयर आफ्टर या फ्यू मंथ्स आफ्टर जितना भी हो गया, पूरा लैंडस्केप बदल गया। नॉट फॉर एनीथिंग आपने किया या किसी ने भी किया, बस यू नो थिंग्स इंटरनेशनली, लोकली, जो भी है, पूरा लैंडस्केप बदल गया। अब जो कंपनीज आई एंड सॉर्ट ऑफ यू नो डिडंट वर्क आउट, उनने तो एक सॉर्ट ऑफ पेव किया ना द वे फॉर द फ्यूचर। जो अब आएंगी वो एक डिफरेंट फंडामेंटल्स के साथ रेज करेंगी, एक डिफरेंट मॉडल के साथ रेज करेंगी। आपकी पर्टिकुलर केस में या कंपनीज लाइक यू, देयर सेवरल, इजी फ्रेश है, आप हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं अभी जिनने रेज किया राइट इन द मिडल ऑफ द टू। आप सॉर्ट ऑफ यू रेज्ड ऑन अ सर्टन मॉडल, ऑन अ सर्टन यू नो आइडियोलॉजी जो हाइपर ग्रोथ की बात हो रही थी, और अब एकदम से सब कुछ बदल गया। तो
how are you dealing with that? आई थिंक ब्रिलियंट क्वेश्चन। और ज़िंदगी की एक रियलिटी भी होती है। जब आप कहते हैं ना कि किसी बंदे की एबिलिटी है एक सर्टेन काम करने की, उसकी लेगेसी है, या आप किसी पे बेट कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पे, किसी टीम पे, किसी मॉडल पे। सो आप उस मॉडल को या उस टीम को हमेशा देखते हैं कि क्या ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये लोग मल्टीपल उन चेंजिंग इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम हैं। अब एक इंसान ने एक मौसम गुजारा हुआ है, जिसको आप कह रहे थे 2021 की वो पीक, जहाँ पे दुनिया में आप कह लें कि एक इनॉमली है। जितनी फंडिंग आई और जितना कैपिटल लोग इन्वेस्ट करे, तो उसके मल्टीपल रीज़न है, ऑब्वियसली Of course. इकोनॉमिक रीज़न सारी। सो उस सबको देखते हुए वो एक मौसम था, उसको बाहर का मौसम कह लें, किसी मौसम के साथ टैग कर दें। सो एक मौसम था जो सब ने गुजारा। उसका ये मतलब नहीं है कि किसी बंदे को पूरा साल रहना है आगे। पूरा साल रहना और अच्छे तरीके से थ्राइव करना, इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये आपके लिए सस्टेनेबिलिटी है जिसकी लोग बात करते हैं कि ये मॉडल सस्टेनेबल है, ये मॉडल स्केलेबल है। सो आई थिंक वो एक मौसम सब ने देख लिया। अभी फाउंडर्स का टेस्ट है, ये मॉडल का टेस्ट है कि आप कैसे अडेप्ट करते हैं इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट आज के दिन ये चेंज हो चुका है। अब जो नया मौसम आया है उसके अंदर इन फाउंडर्स की क्या एबिलिटी है, इससे पहले इनके पास एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, इनका मॉडल कैसा है, क्या उस इन्वायरमेंट के अंदर ये सरवाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं। सो आई थिंक एक लिहाज से लोग देखते हैं कि ये मार्केट बदल गई, लेकिन ये जो 5 से 8 साल की जर्नी होती है, उस जर्नी के अंदर ये डिफरेंट मौसम आपने देखने होते हैं। ये 2022 ना होता, 2023 होता, 2024 होता, कभी ना कभी तो आना था। कभी ना कभी बिल्कुल आना था। अच्छा ये हुआ कि जब दुनिया में पीक आई, सो लकीली पाकिस्तान ने उस पीक के अंदर अपना शेयर ले लिया। आपके टीयर ए इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया। आपके वो फाउंडर्स जो यूएसए, यूरोप और मीना रीजन के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स टीम स्क्रैच से बिल्ड और स्केल करना अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में उसको डिस्प्ले किया। सो वो लोग वापस पाकिस्तान के अंदर आए। फिर पाकिस्तान के अंदर का फ्रेश टैलेंट था, जो यूनिवर्सिटी हर साल बेहतर टैलेंट प्रोड्यूस करे, वो लोग आए। सो ये जो कॉम्बिनेशन बना और ये जितना कैपिटल पाकिस्तान के अंदर आया, वो उस साल के लिए, उस स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और आज के दिन इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर अब देखते हैं कि लोग कैसे अडाप्ट करते हैं, कितना फास्ट अडाप्ट करते हैं। और आई थिंक मैं क्रिकेट खुद उसका क्रिकेट फनाटिक हूँ, और ऑब्वियसली क्रिकेट की कॉनोटेशंस इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि एक मौसम की बात की और एक ये बात करूँगा कि तीनों फॉर्मेट्स में वही ठहरेगा और ग्रेटेस्ट प्लेयर वही होगा। बाबर आजम आज या कोहली वही होंगे जो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे होंगे। अदरवाइज आप एक फॉर्मेट के होके रह जाएंगे। सो बिजनेस के अंदर आपकी मजबूरी ये है कि आपने वो चारों मौसम ज़रूर देखते हैं और आपने तीनों फॉर्मेट ज़रूर खेलने हैं, अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सो ये वो सस्टेनेबिलिटी है जिसकी एक आम आदमी जिसे कनेक्ट कर सकता है और जिसकी मैं बात करूँ। और जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया तीनों फॉर्मेट्स की बात करके। अब होता है ऐसे है कि बाबर आजम होता है या कोई लार्ज स्केल फिनोमिनल एथलीट होता है, वो हर सॉर्ट ऑफ मौसम के लिए में परफॉर्म कर रहा था। लेकिन डिड यू हैव टू मेक चेंजेस टू योर टीम, चेंजेस टू, क्योंकि आपने एक बिल्कुल डिफरेंट, लेट से आपने एक T20 की टीम बनाई हुई है, उसमें एक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने हैं, समवन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200, अगर हम क्रिकेट का ही मिसाल ले रहे हैं। उसी तरीके से आपने जो टीम इनिशियल बनाई थी उसकी अगर T20 वाली फील थी एंड आपने अब वनडे क्रिकेट की तरफ जाना था, हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू कम्प्लीटली चेंज द मॉडल, द टीम, द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इस तरह की चीज़ें? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस करते हैं, तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चैलेंजेस बन जाते हैं। ऑब्वियसली आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डे वन से इतना मॉड्यूलर रखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि एज अ फाउंडर आपका एक सर्टेन विजन है, लेकिन एज अ फाउंडर आपको पता है कि मैंने ये 4 मौसम गुजारने हैं, मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा है। ये जल्दी हिट करके, बाद में हिट करके, मैं प्रिपेयर्ड था या नहीं था, ये क्वेश्चंस हैं। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इन अनसर्टेनिटीज़ में और इस इतने तेज़ी से चेंज होने वाले इन्वायरमेंट के अंदर
आप कितने जल्दी अडाप्ट करते हैं, यही वो चीज़ है जिसमें आप वो ग्रेटेस्ट फाउंडर बनेंगे। यही वो चीज़ है जिसमें आप पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम्स एट स्केल सॉल्व करेंगे। यही वो चीज़ें जिसको आप डिसरप्शन बोलते हैं। बिल्कुल। सो उस सब के अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको जो टीम T20 की चाहिए थी, उसमें से सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो आज टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। एग्जैक्टली। इस टाइम पे आप वनडे पे भी नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर आ गए, जहाँ पे आपको सॉलिड टेम्परामेंट चाहिए, सर्वाइव टिल टी। जहाँ पे आपको क्लैरिटी का डायरेक्शन चाहिए, जहाँ पे जर्नी बहुत लंबी है। मतलब आपने टेम्परामेंट टेस्ट वाला दिखाना है, लेकिन T20 के एलिमेंट्स कहीं पे आ रहे होंगे और आपके फंडामेंटल्स बहुत सॉर्टेड हों। विदाउट फंडामेंटल्स आप एक लंबी गेम नहीं खेल सकते, और उस लंबी गेम के अंदर एक छोटा सा सेशन आपके पूरे उस मैच को फ्लिप कर देता है। डेफिनेटली। और ये एग्जैक्टली आपने देखा भी है कि कोई सर्टेन यूनिकॉर्न बन रहा होगा दुनिया में कहीं पे भी, और सडनली कोई ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और स्केल इतना बड़ा था कि उस स्केल पे सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो बिल्कुल उस टीम के अंदर जो एग्जिस्टिंग पूल होता है, सर्टेन लोग होते हैं जिनका माइंडसेट चेंज होना होता है, और आपने उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है और एक डायरेक्शन देनी होती है। उस सब में आप उन सर्टेन लोगों को देखते हैं जो चेंज हो जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट इस फॉर्मेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता जी। और को पता होता है कि अब ये लोग अडाप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट उस डिफरेंट उन मौसमों में आपने उन्हें टेस्ट किया है इंटरनली भी। सो वो लोग फिर उन जगहों पे जाते हैं जहाँ जिस फॉर्मेट में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो ये चेंजेस आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, क्योंकि पीपल सबसे पहले जिसको आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, फिर सेकंड आप मूव कर रहे होते हैं कि जो मॉडल है उस मॉडल के अंदर, उस मशीन के अंदर भी ये तब्दीलियों की ज़रूरत है। और एफिशिएंसीज कि जो मशीन आपकी उस दौड़ने वाले इन्वायरमेंट को, उस T20 को इनेबल कर रही थी, वो इसको शायद इनेबल ना करे, क्योंकि जिस पिच पे आप खेलने जा रहे हैं ना, वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की तरह इतना सीम स्विंग आपने नहीं देखना। वहाँ पे आपकी डिफरेंट एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप उस सब में ट्रेन डिफरेंट कर रहे होते हो, तो वो मशीन को भी आपने बदलना है। और जिस तरह क्रिकेट में जब टेस्ट क्रिकेट या T20 का ही एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो कप्तान और कोच का एक रोल होता है, मोराल का, बाकी सारी चीज़ों का। हाउ मच केओस वाज देयर जब ये सारी न्यूज़ लीक, क्योंकि एकदम से हमें न्यूज़ मिल रही थी कि अच्छा जी ये बंद हो गया, या ये 75% ले ऑफ, या इट सीम्ड लाइक कि एक बबल बस बर्स्ट हुआ है और एकदम से केओस। एंड आई एम श्योर आपकी इंटरनली टीम्स, देयर पीपल, उनकी ज़ाहिर है उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, दे आर ऑल्सो स्केयर्ड। हाउ मच पैनिक वॉज देयर इन रियल लाइफ, एंड उसमें आपका क्या रोल था इन सॉर्ट ऑफ द मोरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में हम लोगों ने ये देखा, करीम के अंदर राइट साइजिंग हुई थी जैसे ही पेंडेमिक ने हिट किया था, और उस टाइम हम लोगों ने देखा, हम लोग उस जो लोग रिटेन किए गए थे उनमें से थे, उसके अंदर देखा था कि जो रुक जाते हैं उनका माइंडसेट कैसे चल रहा होता है, उनसे आपने प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी होती है, एफिशिएंसी कैसे निकालनी होती है अपनी प्रोसेसेस हर चीज़ के अंदर। वहाँ पे एक दफ़ा रन किया, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेक्स और हमारे लिए डिफरेंट स्केल था जो जिसके हम रिस्पॉन्सिबल थे। आई थिंक मुश्किल तो बहुत होता है किसी भी लिहाज से करके, आप ये नहीं कह सकते कि आप इस सब के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि जो इसमें ह्यूमन एलिमेंट आता है वो बहुत डिफरेंट होता है कि लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने अपनी अपनी एनर्जी दिखाई बहुत सारे उस मोमेंट्स में जहाँ पे रिक्वायर्ड था, वहाँ पे उन लोगों ने ऑब्वियसली अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी। अब आने वाले टाइम में जो माइंडसेट, जो कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, जो आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है और आप अगले 5 साल को देख रहे हैं, तो उस सब में मुश्किल फैसले होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आके ना सिर्फ मैं अगर कहूँ कि एक्सटर्नली देखे कि मैं टीम का कैप्टन हूँ, रियलिस्टिकली ये है कि मल्टीपल कैप्टन्स हैं जो कोई इसी वर्टिकल को लीड कर रहा है। बिल्कुल। कोई फौज की तरह है ना, there's a colonel and a brigadier, exactly. वैसे तो स्टार्टर्स में ऑब्वियसली फ्लैट होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लोग ऐसे कौन से हैं जो उस टाइम पे लीडर्स हैं, within लीडरशिप अपनी क्वालिटीज़ दिखाते हैं, और कई लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, आपको नज़र आता है वो जिस तरह की ओनरशिप दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो जाने वाले थे, हम लोग को ज़्यादा अफसोस था, बट ऑब्वियसली वो बड़े पॉजिटिव थे कि यार आप लोग ये करोगे, ये रिक्वायर्ड था। बिल्कुल।
वो आगे देख रहे हैं कि आगे जाके वो कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक डाउन टर्न है, ये ट्रक इट इन डाउन टर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल सादा डाउन टर्न नहीं है, ये मतलब मल्टीपल स्टार्टअप रिटेलो किसी का मैं नाम लूँ, एयरलिफ्ट लूँ, ये उनका डाउन टर्न नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्लोबल हर जगह डाउन हो रहा टर्न है जो पाकिस्तान दुनिया में हर जगह पे है। सो जितने वो लोग हैं वो सोसाइटी के उसके कहीं ना कहीं एक जुड़े हुए कंपोनेंट हैं, जो यहाँ पे वो इम्पैक्ट अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है कि शायद रेलेवेंट हो, लेकिन वो बहुत हाई पोटेंशियल है जो कहीं और पे रेलेवेंट होंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे तरीके से करके इसको एब्जॉर्ब किया और कंट्रीब्यूट भी किया, पार्टिंग कॉलीग्स ने भी, जो लोग रह रहे थे उन लोगों ने भी। बट चैलेंजिंग था, और करंट स्टेज में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप लोगों को कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं, और सर्टेन किसी तरह के भी सेटबैक में ऑब्वियसली इमोशनली लोग कनेक्टेड होते हैं, इमोशंस रन कर रहे होते हैं। जिन लोगों के साथ एक दफ्तर में बैठे हुए सडनली मेरे लिए देखें, जितने और लोग काम कर रहे हैं, हर किसी के साथ कुछ कुछ लोग, पूरी एक टीम काम कर रही है, चंद चेहरे रजिस्टर हुए हुए हैं, और उनके साथ ऑब्वियसली आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो वो रन होते हैं। जितने भी इमोशंस आपके हैं, चैलेंजिंग होता है। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, मॉडल नहीं था इन लोगों के साथ जो ठहर गए उनके साथ काम करना, जो चले गए ऑब्वियसली उनके लिए आप ये देखेंगे मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेजर लोग जो उस टाइम पे गए, और मैंने बाकी स्टार्टअप्स के भी देखे, वो काफ़ी बेहतर जगहों पे उनके रोल फिट के हिसाब से सेटल हो चुके। और कुछ लोग हैं जो अभी भी, जिनको हम लोग भी हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने ओन पे भी जिस लैब के अंदर वो एक तैयार होके गया, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अपने लिए वो जिस तरह से नेविगेट कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पलरी है। तो ऑब्वियसली आई थिंक लीडर का बहुत रोल होता है। सो आपको सर्टेन मोमेंट्स पे, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो आपको कोई दे रहा है, आप डायरेक्शन सेट करें, लेकिन हर उस मोमेंट के अंदर इस सारे आपका सोशल एलिमेंट जो आ रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डायरेक्शन सेट हो रही है, जो बिज़नेस मॉडल उसकी सस्टेनेबिलिटी जो ढूंढ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये किया क्यों, ये समझना, रहने वाले लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, जो जा रहे हैं उनके लिए भी, द लॉजिक बिहाइंड। बिल्कुल उस लॉजिक को ऐसे अडाप्ट करना कि मैं दिन रात उसे समझ रहा हूँ, उसे जी रहा हूँ। जो लोग छोड़ के गए हैं इमोशनली, अच्छा मेरे लिए बहुत ट्रेनिंग होगा, ये सारी बातें होंगी, लेकिन यार वो जो चले गए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई, ये लोगों को एहसास दिलवाना, और लोगों का मुझे एहसास दिलवाना। बाय द वे, ये ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का सारा एहसास कोई फाउंडर लेके पैदा हुआ है, ये फाउंडर जी रहा है। मुझे हमेशा एनर्जी लोगों से मिलती है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे हमेशा सिखाते वो हैं, मुझे एहसास हमेशा वो दिलाते हैं। आई थिंक उस इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से किया, क्या आप वो कल अचीव कर रहे हैं, अगर 5 सालों बाद आप वो अचीव कर रहे हैं, और जो छोड़ के गए वो जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे पोटेंशियल डिस्प्ले कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई थिंक फिर आपको नज़र आएगा एक्चुअल डिसरप्शन, एक्चुअल इम्पैक्ट, वो प्रॉब्लम जो स्केल पे सॉल्व हुई होंगे, वो फिर आपको नज़र आएगा। और एज ए लीडर आपने अभी बात किया ना, द स्ट्रेस ऑफ बीइंग एबल टू मोटिवेट द टीम और ये सारी चीज़ें, एंड देन मतलब पार्टिंग वेज इन अ वे दैट इज़ नॉट बैड फॉर एनीवन। आपके साथ एक और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन मैं वो हम क्रिकेट वाला एनालॉजी लेके चलते हैं। अगर आपने एक तरफ तो टीम को मोटिवेट करना है, फिर ऊपर आपके पास कह लें बोर्ड आती है, उसी तरीके से आपके लिए वेंचर कैपिटल आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल्स मनी इज एट स्टेक, और बहुत सारे मीडियम्स चेंज हुए थे। सो व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन लाइक, मतलब ग्रास रूट लेवल पे आपके लिए? आपने जाके आई थिंक डिसाई वेंचर्स इज इन्वॉल्व्ड, फैसल आफ्ताब इज इन्वॉल्व्ड एज वेल। सो इन लोगों के साथ बैठ के आपको एक बड़ी डिफरेंट किस्म की कॉन्वर्सेशन करनी होती है ना। मतलब लेट्स से कि पीसीबी हैड एन 18-month प्लान, इट नाउ कट द प्लान completely up and you have to make a new one. वो उनके लिए भी टफ होगा, क्योंकि आगे फंडिंग कहाँ से आनी है, कैसी चीज़ें होनी है, उनके एग्जिट प्लान, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। फिर आपकी मॉडल चेंजेस, व्हाट वाज दैट रिलेशनशिप लाइक विद द इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप आपका कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, पहले से आप काम कर रहे होते हैं। सो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इन्वेस्टर्स के साथ कितने क्लोजली आप काम कर रहे हैं, और
ट्रांसपेरेंसी किस लेवल पे है। और आपके पर्सनल मतलब लेवल पे कितनी क्लोजनेस थी विद योर इन्वेस्टर्स? बहुत ज़्यादा फैसल आफ्ताब, अली मुख्तार, मिसबा, कुलसुम लखानी, शहरियार हैदरी, इन सबके साथ पाकिस्तान भरे हुए पाकिस्तान के जो वीसीज़ हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द वीसीज़ जो आपके नोटिसेबल जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डील्स में, 90% ऑफ पाकिस्तान डील्स उन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। एग्जैक्टली बात ये मैंने एंड विल कम बैक टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, लेकिन मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था व्हेन आई सॉ ट्रैकेटिन्स सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप। आपने तो ऑलमोस्ट पूरी वीसीज के खाते साथ उठाए हुए। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब व्हाट दे ऑल सॉ द सेम थिंग? हाउ डिड दैट कम अबाउट? हु इज द इनिशियल इन्वेस्टर? पहले कौन आया? वो वाली स्टोरी थोड़ी सी हमें बताएं ना। अच्छा, इन्वेस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन था उसमें हमें जो इनिशियल फर्स्ट फ्यू एंजल चेक मिले उसमें मेरे लाइन मैनेजर थे और शहरियार हैदरी उसमें से एक थे। और फिर बहुत ही जल्द ये सारी फंड रेजिंग प्रोसेस क्लोज हुआ। अच्छा, लकीली जिन लोगों के साथ काम किया हुआ था और जब मैं करीम के अंदर भी था, बिल्कुल। तो लोगों को पता था कि ये कुछ करेगा और वो ट्रकिंग होगा। अच्छा, कैसे पता था उन्हें ये? मेरा फैमिली बैकग्राउंड ट्रकिंग का है। मैं ये तलागंग और मियाँ वाली की जो बेल्ट है इस साइड से बिलोंग करता हूँ, और मेरा पैशन उनको नज़र आता था उस टाइम पे भी, ऑप्स हैवी बिजनेस के लिए, ट्रकिंग के लिए। और उनको लगता था कि इस मॉडल के लिए एज अ फाउंडर मैं रोल फिट हूँ। और उस सारी कॉन्वर्सेशन में उन्हें लगता था कि कभी ना कभी तो ये करेगा। अच्छा, उनको मेरे अंदर ये नज़र आता था और मैं खुद भी बहुत पैशनेट था। उस सब की वजह से जब मैंने डिसाइड किया, आई थिंक इन्वेस्टमेंट सबसे आसान प्रोसेस था अच्छा। हमारे लिए रेज करना, क्योंकि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनके साथ आपने काम किया है, जब वो सारे लोग एज एन एंजल इन्वेस्टर आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके थ्रू जब आप थोड़े वीसी सर्कल में निकलते हैं, और वीसी सर्कल जो पाकिस्तान के बड़ा कनेक्टेड था ऑफ कोर्स। करीम के कॉन्टेक्स्ट में भी, करीम की सक्सेस स्टोरीज मीना प्रीचन के अंदर थी। सो वो सर्कल के साथ हम लोग बड़े आसानी से कनेक्ट हो गए। जब कनेक्ट हुए तो वीसीज़ के कोई सर्टेन टिक मार्क्स होते हैं, सो वहाँ पे उन्हें वो नज़र आ रहे थे। वहाँ से जब निकले ऑब्वियसली फिर उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स की उस लीग के अंदर, तो जीएफसी ने पहला वो टिकट लिख दिया एज अ लीड इन्वेस्टर। फिर उन्होंने फॉलो ऑन किया अगले हमारे राउंड्स के अंदर, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हमारे कैप टेबल के अंदर। उसके बाद फिर ग्राफ वेंचर, सिलिकॉन वैली के अंदर से और कुछ 3-4 फंड्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो ओवरऑल इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि एज अ फाउंडर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स होते हैं, और एज अ फाउंडर आपके बेंच के कुछ टिक मार्क्स होते हैं। अगर वो हैं और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अंदर जिस मार्केट के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, मैं अगर अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ये सब करके आता तो एक सर्टेन लेवल की क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन ट्रकिंग और वो भी पाकिस्तान के अंदर वो एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक मॉडल हो जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली हम तीनों फाउंडर्स ऐसे थे जिन्होंने ऑप्स हैवी बिजनेसेस को स्क्रैच से बिल्ड और स्केल किया हुआ है, प्रोडक्ट को बिल्ड एंड स्केल किया हुआ है, टीम्स को बिल्ड एंड स्केल किया हुआ है। सो इस कॉम्बिनेशन के अंदर उनको नज़र आ रहा था कि यार ये 3 लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में इकट्ठे काम किए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। और तीनों की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट हैं, और जो बेंच पे स्किल सेट चाहिए वो भी टिक मार्क है। साइजेबल मार्केट को ये देख रहे हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें रेलेवेंट लग रही थी कि बेट ले सकते हैं इन लोगों के ऊपर। और फिर जब आप किसी रेफरेंस चेक है उस पर जाते हैं, उसके अंदर आप उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिनको हम लोगों ने रिपोर्ट किया, जिनके साथ हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। सो जब आप उनके पास जा रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि सरमद कैसा बंदा है, रज़ा कैसा बंदा है, हैदर कैसा बंदा है, और कैसे कहेंगे कि हम लोगों ने तो इन्वेस्ट कर दिया है। अच्छा, एंड लिटरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु पार्टिसिपेटेड देयर वर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, अच्छा यार सरमद तुम कर रहे हो, डन, ट्रकिंग कर रहे हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ इतना काम किया है कि मॉडल और सबकी डिस्कशन
होती नहीं है। पहले 4 सालों से हो चुकी थी। अच्छा, हो चुकी थी, ठीक। तो एक वीसी को जो डेप्थ चाहिए उससे ज़्यादा डेप्थ आपके एंजल इन्वेस्टर्स को एंड ऑल्सो दे आपके न्यू यू पर्सनली, राइट? तो वो बिल्कुल। सारे जो चेकलिस्ट उनने करना होता है उनने वैसी सॉर्ट ऑफ वैसे ही देख लिया कि सरमद को 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर देख लिया और इस तरह के हम लॉन्च कर रहे थे। मैंने राइड हेलिंग के अंदर काम किया, फूड डिलीवरी के अंदर काम किया, लास्ट माइल डिलीवरी के अंदर काम किया। एंड दैट वाज वेरी रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल बिल्कुल। सो उस सब के अंदर, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं काम किया मैंने, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर जाके काम किया। हर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स चेंज हो रहे हैं, आपका टैलेंट का कैसे ऑनबोर्ड करना है, कैसे रिटेन करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, वो सब चेंज हो रहा है। कैसे प्रोडक्ट को उन मार्केट में स्केल कर, वो सब चेंज हो रहा है। और फिर रज़ा, करीम, फिर बाइकिया के अंदर जो सीरीज़ बी राउंड इनका हुआ उसमें ऑब्वियसली उस टाइम वीपी ग्रोथ था। सो वो सारी चेकलिस्ट, हैदर ने मैस ट्रांजिट के अंदर सिर्फ राइड हेलिंग के अंदर काम नहीं किया, वहाँ पे उसने मैस ट्रांजिट के प्रोडक्ट मार्केट फिट के ऊपर काफ़ी उसका काम था पाकिस्तान के मार्केट के अंदर। आई थिंक वो सब भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एंड आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर फाउंडर्स एंड दैट रिलेशनशिप एज वेल, लेकिन उससे पहले मैं ये जो इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे थे, अभी हमने यही बात की ना कि जो लोकल वीसीज हैं 80-90% ऑफ देम आर ऑन योर कैप टेबल, तो उस तरह से तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। डज दैट ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 9 out of 10 VCs ने एक कंपनी में पैसे डाल दिए हैं, तो इज देयर गोइंग टू बी अनदर ट्रकिंग कंपेटिटर इन दिस कंट्री, एंड और डज दैट हेल्प यू इन दैट वे? तो बहुत ज़्यादा करता है। डू यू थिंक कॉम्पिटिशन वुड हेल्प यू? कॉम्पिटिशन तो हमेशा हेल्प करता है। हम लोगों ने सबसे जो बेस्ट परफॉर्म किया था विद इन करीम, स्पेशली इन इस्लामाबाद, क्योंकि मैं स्टार्ट वहाँ से हुआ था। जब ऊबर ने लॉन्च किया था इस्लामाबाद के अंदर, तो एक कंपटीशन थी। तो जैसे मैं कह रहा था ना, ओनरशिप नज़र आ जाती है, वैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव होते हैं। उनकी जो आप ड्राइव देखते हैं ना, वो वहाँ से उन लोगों के अंदर एनर्जी आ रही होती है जब कोई कंपटीशन उनके सामने आता है। उनको पता होता है कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, ये हमसे ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। वहाँ पे एक हमारे जैसे बंदा जिन इलाकों से बिलोंग करके हम लोग आए हैं और जैसी चीज़ें आई हैं ना, फाइट, वहाँ पे आपकी ग्राइंड हसल सब नज़र आने लग जाती है। तो मैं तो कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मार्केट, एक सादा सी बात है कि आप कपड़े की मार्केट किसको कहेंगे? आप सिंगापुर प्लाजा में, पिंडी में जाके मोबाइल का प्लाजा कैसे कहेंगे? हमें मल्टीपल दुकानें लगी हुई होंगी। अगर ट्रकेटिन अकेला पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काम कर रहा है, सो मार्केट डेवलप नहीं हुई, एक इंडिविजुअल प्लेयर है। तो कंपटीशन ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन क्या हम अपने कैटेगरी डिफाइन कर पाए एज ट्रकेटिन? क्या हम उसके अंदर डोमिनेट कर रहे हैं? नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ 90% ऑफ द VCs ने इन्वेस्ट किया हुआ है ट्रकेटिन के साथ, बल्कि इस एंगल से भी कि हम कैटेगरी डिफाइन कर पा रहे हैं, क्या मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, क्या मार्केट शेयर के अंदर, क्या हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे उस स्केल पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो जो ट्रकर की ज़िंदगी बदलने आए थे वो बदल रही है, क्या उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वो असल जो जिस मसले को सॉल्व करने आए थे, अगर वो सब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त। और कंपटीशन सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है ये आइडेंटिफाई करने में और फोकस्ड रहने में, क्योंकि कंपटीशन से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, आप फोकस भी हो सकते हैं। हमें हमेशा उसने ज़्यादा फोकस्ड किया। और मैं ऐसे ही मिसाल देता हूँ कि जब ऊबर इस्लामाबाद में आया था, प्रोडक्ट वाइज, कैपिटल वाइज, उनके पास ड्रोन था और हमारे पास छुरी चाकू थे लड़ने के लिए। मैं प्रोडक्ट और कैपिटल के हिसाब से बात कर, लेकिन हम लोगों का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर था उस टाइम अक्रॉस करीम उस नेटवर्क में। सो ऑब्वियसली आई थिंक टीम का माइंडसेट, आपके इन्वेस्टर्स का पूल, उनकी कंट्रीब्यूशन, और मैं इनको इन्वेस्टर नहीं समझता, हमारे फाउंडर्स हैं ये जितने भी 90% जिनका आप जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के VCs जिन्होंने ट्रकेटिन के साथ इन्वेस्ट किया, ये हमारे जर्नी का हिस्सा हैं, ये इन्वेस्टर्स नहीं हैं। अगर हम इन्हें इन्वेस्टर्स समझते तो ना हम लोग इस तरीके से करके इस मार्केट के अंदर निकल सकते। बहुत बोल्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। इस स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट के टाइम आपको पॉपुलर डिसीजंस नहीं लेने थे, आपको वो डिसीजंस लेने थे जो आपकी डायरेक्शन के लिए सही हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा सहमद क्या आप लोग भी बंद हो रहे हैं? अरे यार नहीं बंद हो रहे, हम लोग तो अभी फंड रेजिंग भी नहीं कर रहे, हम लोग तो सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, हम लोग तो वेंचर नहीं रन कर रहे, हम लोग के अपने इन्वेस्टर्स का अलाइनमेंट है कि हम बिजनेस रन कर रहे हैं। सो वे टाइम नहीं है कि हम लोग वेंचर रन करेंगे, वो टाइम है जब सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहे हैं हम लोग, और हम लोग अपना एक आम धंधा चला रहे हैं, एक आम कारोबार चला रहे हैं जो पैसा जनरेट करेगा तो चलेगा, और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये था कि इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टर्स, आप लोग अभी
कंसेंसस करना होता है. हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू गेट टू द कंसेंसस ऑफ बीइंग सस्टेनेबल? एक सवाल मेरा ये है. दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपका क्या प्लान है टू नॉट रेज फंडिंग इन द फ्यूचर, या इज इट टू रेज अनदर राउंड इन अ कपल ऑफ ईयर्स? पहला तो हमारा मिशन यही है कि हम लोगों ने इसको सस्टेनेबल करना है. ठीक है. सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हमारा ट्रक इट इन नेट प्रॉफिटेबल हो, और नेक्स्ट हमारे 15 मंथ्स के अंदर आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आएगी और हम उस सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. इसी को आप इस लेंस से देख लें कि अगर यूसैन बोल्ट पाकिस्तान के अंदर 800 मीटर रेस जीतता है, अगर वो अब जाता है श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आपके कंपेरेबल मार्केट्स में, क्या चांसेस होंगे कि वहाँ पे भी 800 मीटर रेस जीत जाए? ऑब्वियसली एक गोल्ड मेडल का माइंडसेट है जो उसका इधर था, एक कैपेबिलिटीज़ का माइंडसेट है, उसका अनलॉक हुआ. अब चांसेस हैं कि उस पर कोई भी बेट कर सके कि वो नेक्स्ट मार्केट्स में जाके भी ये सब कर पाएगा. इसी तरह से करके अगर हम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी एक सर्टेन स्केल पे लॉक कर लेते हैं, हमारे चांसेस कि हम एक्सपैंड करें अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़ उस टाइम हायर होंगे. और उस टाइम उस स्केल को अनलॉक करने के लिए फ़ंड रेजिंग प्रोसेस के अंदर जाना ज़्यादा सेंस बनाएगा, बजाय कि आज हम अपने मॉडल के अंदर उन फंडामेंटल्स और उन की लीवर्स जिन्होंने स्केल को अनलॉक करना है उनके अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी वैलिडेट ना करें और हम पहले स्केल और उस एक्सपेंशन पे चले जाएं और उस फंड रेजिंग प्रोसेस में चले जाएं. सो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर हम लोगों को वो हिंट्स, वो वैलिडेशंस मिल चुकी हैं और उसी डायरेक्शन में अब हम एफर्ट्स कर रहे हैं और फंड रेजिंग प्रोसेस के अंदर जाएंगे जब हमने उस स्केल को अनलॉक करना होगा. अभी पाकिस्तान के स्केल को विद द एग्जिस्टिंग फंड्स जो हम लोगों ने रेज़ किए थे उनके थ्रू हम आराम से पाकिस्तान के अंदर अपनी ये सस्टेनेबिलिटी फिगर आउट कर सकते हैं. और सेकेंडली आपने एक पूछा था क्वेश्चन, क्या हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ वो कंसेंसस हमारा कैसे डेवलप हो रहा होता है. आपके जितने ट्रेंड्स हैं उन इन्वेस्टर्स को भी पता है, हमें भी पता है, हम सेम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंटरेस्ट अलाइंड है. जब आपको पता है कि मार्केट कैसे चेंज हो रही है और इसमें अडेप्ट कैसे करना है और इंटरेस्ट अलाइंड है, वहाँ पे नेचुरली उस पाथ में जाना आसान होता है. चीज़ बदलती वहाँ पे जब इंटरेस्ट अलाइंड ना हो. आपका जो फोकस जिस डायरेक्शन में जाना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो आई थिंक उस लिहाज से करके जब आपके उस सक्सेस या जर्नी का हिस्सा हैं वो वीसीज, वहाँ पे ये आउटपुट निकालना या उस डायरेक्शन में जाना आसान हो जाता है. और बाय द वे विदाउट कंसेंसस, विदाउट उस सक्सेस को शेयर करना, उस जर्नी को शेयर करने के अलावा कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सकें. और हम लोग कभी भी कैपिटल रेज करते वक्त ये नहीं सोचते कि हमें इतना कैपिटल चाहिए. हम लोग ये सोचते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन के अंदर उनकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की क्या सप्लाई चेन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या ऐसे फाउंडर्स के साथ ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम उनके मॉडल्स को देख के जल्दी अडाप्ट कर सकें. सो ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिनकी बेसिस पे वो वीसीज फाउंडर्स पिक कर रहे होते हैं, हम लोग वीसीज पिक कर रहे होते हैं. क्योंकि ये साल की जर्नी नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप लोगों ने इकट्ठे काम करना है, फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीसीज की बड़ी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी होती है कि जी अंदर बाहर बस पैसे बनाने हैं. हाउ हैव यू फाउंड दैट? इज दैट ट्रू? बाय द वे पाकिस्तान के जो वीसीज हमारे साथ काम कर रहे हैं इनके लिए तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. ये वो लोग हैं जो जब पाकिस्तान के अंदर कोई कैपिटल नहीं आता था ना, तो आई टू आई उस टाइम पे यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे. और ये मैंने फर्स्ट हैंड देखा. हाइव के अंदर को वर्किंग स्पेस में हमारे करीम का ऑफिस था जब मैं इस्लामाबाद के अंदर था. कलसूम लगानी, जब हमारा इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था तो उनको मैंने काम करते हुए देखा था, वो पैशन देखा हुआ था, वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे. अली मुख्तार जब पाकिस्तान के अंदर किसी स्टार्टअप को कोई टिकट नहीं लगता था तो अली मुख्तार उस टाइम पे भी उन पहले वीसीज में से एक थे. फैसल आफ्ताब एग्जैक्टली उनकी हिस्ट्री रही है लैक्सन के साथ. वो उस टाइम से पाकिस्तान के अंदर उन पहले बड़े चेक लिखने वालों में से थे. और अगर देखें इस टाइम तक
उन्होंने किस एग्जिट के लिए पुश किया, कभी नहीं किया। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आपके कैसे आए? प्रॉब्लम्स एट स्केल अनलॉक कैसे होंगे। ये सारे वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के इधर लगे हुए हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। बाय द वे, कैपिटल सबसे छोटी चीज़ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार फंड रेजिंग के लिए तो वो सक्सेसफुल हो गए, इतना रेज के लिए ये हो गया। यार ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये मैक्सिमम लास्ट करेगी, इसकी कंट्रीब्यूशन 1% है कैपिटल की। उसके अलावा जो लोग आपके साथ पीपल साइड पे, मॉडल साइड पे आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको अनलॉक कर रहे हैं सर्टेन जगहों पे, ये सब मैटर कर रहा होता है। पाकिस्तान की वीसीज तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जो शॉर्ट टर्म आप समझें कि इन किसी भी एसेट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इसको फ्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन इन्वेस्टर जिन्होंने हमारे साथ काम किया, मैंने नहीं देखा, एंड आई थिंक मेजॉरिटी बाकी भी जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अर्ली स्टेज पे है। पाकिस्तान को दुनिया के उस मैप के ऊपर रिकग्नाइज कराना ये पहली एफर्ट है, और रिवॉर्ड नेचुरली एक आउटपुट होता है जो किसी भी स्टेज पे अनलॉक हो जाएगा। मैं इतने $1 मिलियन के लिए कभी काम नहीं करूँगा, कोई फाउंडर भी इसके लिए काम नहीं करता। मे बी लोगों को ये लगता हो, कोई कभी भी इसके लिए काम नहीं करता। जिन लोगों को असल में फड़क तड़प लगी हुई होती है ना, वो लोग होते हैं जो कम्युनिटी के अंदर मसाइल देख के आते हैं, उसको सॉल्व करने आते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए कैपिटल चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्टेन स्किल सेट चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने इस सफ़र के अंदर ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो पाकिस्तान की वीसीज हैं। और लकीली जो ग्लोबली भी लोग आए हैं वो इन वीसीज के साथ बड़े स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। वो ट्रस्ट करते हैं इन लोगों को, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। वो इसी लेंस से देख रहे हैं, इन्हीं की हेल्प ले रहे हैं इस मार्केट के अंदर। और उन वीसीज के अंदर भी मैंने ये नहीं देखा, मतलब जैसे ही मार्केट चेंज हुई, हमारे जितने भी मेजर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सबसे पहले हमें ये समझाया कि इस डाउन टाइम के अंदर ये टाइम नहीं है कि आप T20 खेलो, ये टेस्ट मैच खेलने का टाइम है, अडेप्ट करो। बिल्कुल। अब उस टाइम अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे, आप शायद 29 बॉलों की एक इनिंग्स खेल जाओ, लेकिन आपको टेस्ट मैच नहीं जितवा सकता, वो आपको सस्टेन नहीं करवा सकता। आपने बात की मिलियंस की, और आपने बात, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्टारडम बिहाइंड इट ना। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन थोड़ी क्लियर करते हैं। एक तो मैं बहुत सुनने में आता है कि ये जो फाउंडर्स होते हैं ना, पैसे रेज करते हैं $10 मिलियन और अपनी जेब में कर लेते हैं या याशी कर रहे होते हैं, एंड देयर ऑन दीज मैसिव सैलरीज, घर क्योंकि जब मैं सुनता हूँ ना कि यार वो बेचारा वो कंपनी बंद होगी दैट रेज्ड फंडिंग, तो लोग कहते हैं यार उस फाउंडर ने तो बहुत याशी की होगी, उसको क्या टेंशन है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन? अरे इसमें भी कॉन्सेप्टली समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो कोई फाउंडर भी जब कुछ स्टार्टअप में जाता है तो सबसे पहले वो अपनी लाइफ और जिस स्टैंडर्ड्स पे वो गुजार होता है उसको सबसे पहले वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अच्छा, वो कैश नहीं घर लेके जा रहा होता, वो सैलरी नहीं लेके जा रहा होता जो उसकी पुरानी जॉब में थी। सो इमेजिन करिए दुनिया सारी सैलरी में ऊपर जा रही है। एज अ फाउंडर जो आपने फंडिंग रेज की, आपकी अपनी सैलरी उससे कम है जो प्रीवियस आपकी जॉब्स के अंदर थी। फिर सेकंड सबसे मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग आउटसाइड पाकिस्तान वापस पाकिस्तान आते हैं, वो तो डॉलर्स में कमा रहे थे। डॉलर्स में कमा रहे थे। फिर तीसरा एक और उससे भी चैलेंजिंग उन लोगों के लिए आ जाता है जिनकी फैमिली के कुछ लोग, उनकी फैमिली बाहर है लेकिन वो खुद वापस पाकिस्तान आ गए। सो उन्होंने डॉलर्स में स्पेंड करना है और उन्होंने सैलरी पुरानी से भी बहुत कम ले ली। अब लोग ये समझते हैं कि ये $1 मिलियन मिले तो इसकी चॉइस है फाउंडर्स के पास कि वो प्लॉट्स ले लें, उसकी चॉइस है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, वो आपके बिटकॉइंस ले लें। हाँ, उनको लगता है कि बस खुल्लम डुल्ला जो लगाना है लगाओ। ऐसी कोई चॉइस नहीं है और ना ही लोग ये कर रहे होते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आ रहे होते हैं। हाँ, प्रोसेस में ये ज़रूर होता है कि एक सर्टेन स्टेज पे जाके कई लोगों को चांस मिलता है सीरीज़ ए पे, सीरीज़ बी पे, सीरीज़ सी पे, जहाँ पे फाउंडर्स अपने कुछ स्टॉक्स को कैश आउट करते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिलती हैं, वो बड़े स्मॉलर पोर्शन होता है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली अभी तक? नहीं, हम तो अभी अर्ली स्टेज में ऑब्वियसली। मेजॉरिटी पाकिस्तान के फाउंडर्स, हाँ, मैं ये कहने वाला था, हाउ मेनी ऑफ देम हैव इवन मेड इट टू सीरीज ए बी? अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये बहुत है, ही रेयर होंगे वो सीरीज़ ए पे क्या किसी को ये चांस मिला है, और कितना चांस मिला है। शायद वो इतना चांस मिला हो जो उन्होंने ज़िंदगी में कहीं और काम किया और जो स्टॉक्स बनाया। फॉर एग्जांपल
अगर किसी को चांस मिला जो यूएसए से आया और वो किसी एक्स टेस्ला में काम करता था अपने टेस्ला साथ में तो। काम करता था, तो उसने टेस्ला में एज अ एम्प्लॉय जो स्टॉक्स लेने स्टॉक से अपनी कैश बनाई है, शायद इधर वो सीरीज बी सी पे जाके जो बनाए वो उससे कम हो। सो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही, वो सिर्फ इतना प्रिविलेज, एक सिर्फ ये फिनोमेना होता है कि एज अ फाउंडर एक सर्टेन लेवल तक आप प्रिविलेज्ड होते हो। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने करीम के अंदर काम किया, स्टॉक्स मिले, उसके बाद हमारे पास इतनी कैश थी कि हमें पता था कि हम लोग अगले 6 से 12 महीने लास्ट कर सकते हैं एज अ फैमिली अगर हम कोई काम ना करें। ठीक है। सो लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि एज अ फाउंडर ऐसा नहीं होता कि एक फाउंडर वो बिल्कुल प्रिविलेज ही नहीं है और वो उसके बाद जाके ये सब रिस्क ले लेगा। हाँ, क्योंकि आपको कुछ तो चाहिए ना चूल्हा जलाने के लिए। बिल्कुल आप अपना वो चूल्हा सॉर्ट आउट करते हैं। जब हम लोग भी निकले तो हमें पता था कि यार 12 मंथ्स हम लोग फंड रेजिंग नहीं कर पाते, हमें अपना जो पीएमएफ फिगर आउट करना है वो नहीं कर पाते। सो हम लोग एटलीस्ट इन महीनों के लिए सॉर्टेड हैं और पीएमएफ फिगर आउट करना है। सो इस माइंडसेट के साथ निकलते हैं। लकीली हम लोगों को उन पहले 4 हफ्तों में कैपिटल मिल गया। जब मैंने 1 मार्च को ऑफिशियली ज्वाइन किया, सो अगले 4 हफ्तों के बाद हमारे कैपिटल कॉल हो चुकी थी। सो हम लोग वो प्रिविलेज थे, पहले भी जब गए तभी प्रिविलेज थे। लेकिन अगर आप ये बताएं कि ये प्रिविलेज बंदा फंड रेजिंग के बाद उस कंपैरिजन में कितना प्रिविलेज था, तो वो नहीं था, वो बिल्कुल ही नीचे आ रहा है। और इन बहुत सारे केसेस में किसी फाउंडर को आप मेजॉरिटी जिनको देखेंगे वो अपनी कोई भी लाइफस्टाइल कहीं पे अगर मेंटेन की करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने पुराने उसके थ्रू कर रहे हैं। मेरे एटलीस्ट नॉलेज में नहीं है कि लोग पाकिस्तान से ज़्यादा कमा रहे हों। शायद कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हों उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर ही जॉब्स कर रहे थे और फिर उन्होंने फंड रेजिंग की, तो वो एट पार ही कमाएंगे क्योंकि इससे नीचे वो जा ही नहीं सकते। उनके केस में हो सकता है, अदरवाइज कोई भी ऐसे नहीं कर रहा। फंड रेजिंग के बाद, फंड रेजिंग से पहले तो हर किसी ने अपना लगाया ना, वो तो अपने पैसे लगा रहे होते हैं ना, जेब से जा रहा था। नहीं, और बहुत सारे आई एम श्योर आपके दोस्त यार होंगे जो स्टार्टअप इंडस्ट्री से इतने मतलब उनका इतना तारुफ नहीं होगा उनकी, क्योंकि मतलब इन आर एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस, मैंने जो नोटिस किया लोग ना, अब एक होती है आपकी पीआर जा रही है कि रेजेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक होती है ग्राउंड रियलिटी। अब वो समझाना किसी को कि यार देख वो आप वो छोड़े कि ट्रकेटिन ने कितने वैसे रेज किए, आप ये देखें कि मेरी जिंदगी नहीं बदली। वाज दैट डिफिकल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली या दे अंडरस्टूड? इस सर्कल में आपको इस सर्कल में लोगों को ये समझना मेरे ख्याल में थोड़ा आसान होता है। जो लोग करीब होते हैं वो बहुत आसान होता है क्योंकि वो आपकी स्ट्रगल देख लेते हैं। सही है। और इस स्ट्रगल करने से पहले आप अपनी फैमिली को ऑन बोर्ड लाते हैं कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पाऊँगा, ये चीज़ें मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होंगी। आप सबसे पहले अपनी बजटिंग सॉर्ट आउट करते हैं। सो ये सारी प्लानिंग आप करते हैं, उनका उस पर बायन लेते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। ये सब करने के बाद आप जाके जंप करते हैं। बिल्कुल उस सारे प्रोसेस से गुजर चुके थे। सबसे करीबी वो जो आपका सर्कल है ना, इनर सर्कल, उसको तो आपने ऑनबोर्ड करना है क्योंकि आपके साथ साथ उनके कॉम्प्रोमाइज़ेस भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद वाला जो सर्कल होता है कुछ टाइम बाद देख लेता है। तो विद टाइम हर वो जो सर्कल्स जैसे जैसे अब आउटर सर्कल में जा रहे हैं, हर किसी को उतना उतना समझ आता जा रहा है। हर आउटर सर्कल के वो जो सवालात हैं और उनकी जो इंटेंसिटी है ना वो कम होती है, और जैसे जैसे आउटर सर्कल में मूव होते जाते हैं उतनी बढ़ती चली जाती है। और विद टाइम उनका जो टाइम डेल्टा होता है वो भी ज़्यादा होता है उस सबसे आउटर वाले सर्कल का, इस सबको समझने का, और उसके इंटेंसिटी भी इस एक्सपेक्टेशंस की या जो आपके बारे में सोचता है वो डिफरेंट होती है। लेकिन विद टाइम सबको ये समझ आने लग जाता है और आप बता देते हैं इन फोरम्स के थ्रू डायरेक्टली जहाँ पे आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है। लेकिन आई थिंक इस एक्सपेक्टेशन से कोई भी ना आए। फाउंडर्स, स्टार्टअप ये बहुत ग्लोरीफाइड है, नो डाउट ये ग्लोरीफाइड है, लेकिन इसकी जो ग्लोरिफिकेशन है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कितनी करती है, साल में 3 दिन 4 दिन चंद घंटे, इससे ऊपर किसी फाउंडर को ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये ग्लोरीफाइड है। जिस दिन आप पहला प्री सीड राउंड करते हैं, जो पहला कैपिटल रेज करते हैं, उसको अनाउंस करते हैं, उसके 3 दिन मैक्सिमम आपके अंदर ये फीलिंग रह सकती है कि फंड रेजिंग मज़ा आपने कर लिया। उसके चौथे दिन आपको रियलिटी हिट कर जाती है। उसके बाद ये रियलिटी जब आपको हिट करती है फिर आप ज़िंदगी में रुक नहीं पाते, ब्रेक नहीं लगती। फिर उस सब माइंडसेट में, उस सब ऑर्गेनाइजेशन के उस डिज़ाइन को बिल्ड करने में, और जो असल चैलेंजेस हैं जिसके लिए आप आए थे उन सब पे फोकस्ड हो जाते हैं।
और अगर दोबारा किसी को ये चांस मिले कि उस तरह के वो पहले 3 दिन जी ले, तो आई थिंक ये तो ज़बरदस्त किस्म के वो दिनों का वर्क लाइफ बैलेंस होगा, और वो फिर ग्लोरीफाइड जिसको मैं कह रहा हूँ नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्सटर्नली ग्लोरीफाइड है, इंटरनली ये रियलिटी है। एंड आपने भी टच की एक बड़ी ज़रूरी बात पे, आर यू मैरिड, डू यू हैव अ फैमिली, बिल्कुल डू यू हैव चिल्ड्रन? बिल्कुल। बाय द टाइम मैंने डिसाइड किया कि यार अगले 5-6 महीनों में, क्योंकि करीम के अंदर था, उससे मैंने ट्रांजिशन आउट करना था, वो भी उस रोल के अंदर इतना टाइम मुझे चाहिए था कि टीम उसी तरह से चल रही हो, और ऑब्वियसली मैंने भी जहाँ जाना है उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो मेरी फैमिली आउटसाइड पाकिस्तान होती है। मेरी बेगम उधर पढ़ रही हैं, और मेरी बेटी भी, जब हम लोगों ने ट्रकेटिन का पायलट स्टार्ट हुआ उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई। माशाल्लाह। हाँ, तो ऑब्वियसली फैमिली मेरी है, और उस सारे प्रोसेस के साथ मेरे लिए मुश्किल इस वजह से था कि पहले फैमिली का होना, किसी बच्चों का होना, क्योंकि उस सब से आपकी वैसे ही ज़िंदगी तब्दील होती है, तो वो मैंने तब्दीली देखी नहीं हुई थी। ये अननोन मौसम था जिसको मैंने गुजारा। वो एक अलग पर्सनल मौसम मिलता है ना। बिल्कुल। सो वो सब चेंज हुआ And- और होता है। हाउ सपोर्टिव वाज योर वाइफ? मतलब ये बड़ा एक स्टेप होता है ना। मैं कभी कभार लोगों को यही कहता हूँ, जो फाउंडर्स होते हैं ना, या एनीवन इन दिस एरा जो इतना रिस्क लेता है, उसमें जो उनके पीछे लोग होते हैं ना, वो बड़े ज़रूरी होते हैं। द फैक्ट कि दे अलाउ यू, मतलब एक स्टेबल कुशी जॉब छोड़ के एक बहुत अनसर्टन दुनिया में घुसना, वाज इट अ चैलेंज कन्विंसिंग दोज क्लोज टू यू? आम ज़बान में और उस रिलीजियस कनेक्शन के साथ मैं इस तरह से बताऊंगा कि मैं कहूँगा कि भाई जनती औरत है। बिल्कुल। आई थिंक ग्रेट स्पोर्ट उन्होंने जो शो की। मेरी बेगम जिस टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, पेंडेमिक आया, उसका अलग से स्ट्रेस होता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल दुनिया के साथ अपने नाते तोड़ दिए काट दिए थे। हाँ, उनके बिल्कुल। बॉर्डर्स क्लोज हो गए थे, उनके अपने जो लोग थे वो वापस नहीं आ रहे थे, क्रिकेट टीम्स रास्ते में स्टे कर रही थी, इस तरह के चैलेंजेस थे। तो सारे टाइम के दौरान वो इधर नहीं आ सकी, मैं उधर नहीं जा सका। और जिस दिन मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड किया और मैं घर गया, मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल गया, उस दिन मेरी बेटी पैदा हुई। माशाल्लाह। तो उस पूरे टाइम के दौरान मेरी बेगम ने जिस तरीके से करके रही, घरों के अंदर रहना, आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा रहे, डेफिनेटली। और पोस्ट इस सारे जब मेरी बेटी पैदा हो गई, फिर उसको संभालना, उस सब के अंदर यूनिवर्सिटी जाना, पीएचडी चल रही थी मेरी बेगम की, वाह। हाँ हाँ, तो वो ये सब भी एक मैनेज अपना करना। और मैं जब challenge उधर था। गया, मैं वहाँ पे 6 हफ्तों से ज़्यादा रह नहीं पाया और मुझे वापस आना था। फिर मैं अगले 1.5 साल दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सका। सो उस टाइम भी इनकी इमिग्रेशन और बॉर्डर कंट्रोल्स की तरफ से एक्सेप्शंस होती थी। उन सर्कमस्टांसेस में मुझे उन्होंने अलाउ किया था, लेकिन वो वन टाइम एंट्री थी, तो मैं अगर उधर जाता तो मुझे वापस नहीं आना था। फिर बेगम को मैंने कहा कि वापस जाना है, ट्रकिंग करना है। सो बेगम ऑन बोर्ड आई, लेकिन उसने भी अगेन इस सारे प्रोसेस को देखा नहीं हुआ था। फिर उस 1.5 साल में दोबारा वापस नहीं जा सका। और फिर मैं रिसेंटली गया, और मेरी बेटी ने 2 साल मेरी फैमिली उधर अपने दादा दादी नानी को नहीं देखा। और मेरी बेगम के अब्बू भी इसी टाइम पे फोत हुए, इसी सारे प्रोसेस के अंदर, जब मेरी बेटी ऑलमोस्ट 7 हफ्तों की थी। और मैं जब वापस आया ऑस्ट्रेलिया से, उससे नेक्स्ट वीक अचानक से मेरी जो बेगम हैं उनके अब्बू की डेथ हो गई। तो इस सारे प्रोसेस आप गुजर रहे होते हो फैमिली के, और बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और बड़ा सपोर्ट उन्हें उस बेगम, आई थिंक मैं ये कहूँगा कि मेरा स्टार्टअप के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, अगर उनकी तरफ से सपोर्ट ना होती तो मैं इम्पॉसिबल। कभी भी ये नहीं कर पाता। और अभी भी उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दैट्स इनक्रेडिबल। उनकी सपोर्ट के साथ आपके पास, आपने जिस तरह मेंशन किया, पार्टनर्स हैं, वो कैसे आए? आपकी दोस्ती यारी पहले से थी? कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई? अच्छा, हम लोगों ने मैं, हैदर और रज़ा, जी। हैदर और रज़ा ने अपना बैचलर्स किया IBA से, वहाँ पे वो लोग क्लास फेलो थे। अच्छा। और मेरा इन दोनों के साथ मुलाकात हुई करीम के अंदर। हम लोगों ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। करीम जो है ना, करीम एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप इनक्यूबेटर था, या क्या था? बिल्कुल। क्योंकि सारे करीम से निकले हैं ना। बिल्कुल ऐसे था। मैंने इससे पहले
एक दस्ती सवारी के नाम से स्टार्टअप किया GIK के इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर। मैंने 10 महीने गुजारे। उनकी जर्मिनेशन, इनक्यूबेशन, एक्सेलरेशन की स्टेज अभी नहीं आई थी, जो नॉर्मली एक्सेलरेटर आउटसाइड पाकिस्तान लोग और ये जाते हैं। GIK का क्या सीन है यार? हर बंदा जो स्टार्टअप इंडस्ट्री में है ना, कहीं से वो क्या आप लोग कहते हैं, जिकिन कहते हैं, क्या होता है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन हर इतना कनेक्ट है सिलिकॉन वैली में। यहाँ पे वो क्या यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, यहाँ आप लोग सब बहुत ऐसे तक कि एक उनमें से स्टार निकला तो बस वहाँ से एक इकोसिस्टम में व्हाट हैपेंड, मतलब ये कैसे हुआ है? पहला तो ये कि लोग प्रिविलेज होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। उसके बाद ये उस तरह की लैब्स होती हैं, उस तरह का इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे मेजॉरिटी लोग एक तरह के तैयार होते हैं। जैसे आप आर्मी के अंदर देखते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर पहले वो आपको ब्रेक करते हैं, फिर आपको तैयार करते हैं। उनकी सारी प्रोडक्ट मोर और लेस एक तरह की होती हैं। एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी उनसे होती हैं। सो GI के केस में ऐसे ही है, लम्स के केस में ऐसे ही है। लम्स का स्केल मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, GI का इंजीनियरिंग साइड ज़्यादा है। और सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे जो आप लोगों ने लोग देखे होंगे मोस्टली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वजह से 2005, 6, 2000, 2003 उस टाइम पे वो लोग गए USA के अंदर, और उन लोगों ने उधर स्टार्टअप्स बिल्ड किए, स्केल किए। कुछ लोग वापस आए, यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, अभी भी कर रहे हैं। सो द यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल होती है। और वही इन्वायरमेंट, उस लैब, एक सर्टेन पैटर्न पे आप लोगों के पास जितना भी खुला इन्वायरमेंट रखा जाए, मॉड्यूलर रखा जाए, उस सब के बावजूद कुछ आपके प्रिंसिपली उनको सेटअप किया जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग एक सर्टेन लेवल के आपको आउटपुट देते हैं। सो वो वजह है। करीम को भी एग्जैक्टली आप उसी तरह से करके देखें। करीम आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर तो पाकिस्तानी इकोसिस्टम। बिल्कुल। USA के अंदर पेपल माफिया की बात करते थे, पाकिस्तान मीना रीजन के अंदर लोग करीम माफिया की बात करते हैं। और हम लोगों ने हमने उसको जिया है उस टाइम को, जब एक साल के एक्सपीरियंस वाला बच्चा जा रहा है और उसको वो एम्पावरमेंट मिल रही है, वो डिसीजन मेकिंग की चॉइसेस मिल रही हैं, और उसके पास वो गाइडेंस है। करीम के अंदर सबसे खूबसूरत बात ये थी कि डायरेक्शन, विजन सब सेट है, कैपिटल है, एक्सपेरिमेंटेशन की आपको चॉइस मिल रही है। उस सब लैब के अंदर आपके पास डायरेक्शन मौजूद है। वो डायरेक्शन मिलती है, आप फेल करते हैं, उसके बाद आप उस डायरेक्शन और उन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने पहले वो सारे मौसम देखे हुए थे और आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों ने आपको मज़ीद बेहतर तैयार किया। ये वो वजह है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस पूरे रीजन के अंदर कंट्रीब्यूटर है किसी भी बंदे को इवॉल्व करने के हिसाब से, और जिसकी वजह से अब हम लोगों ने वो चारों मौसम देख लिए। अब जब वो मौसम हमें हिट कर रहे हैं, स्टेक्स डिफरेंट है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि हम उन सारे मौसम के अंदर उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे होंगे। और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यू हैव अदर मीटिंग्स एंड स्टफ टू डू, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि इन एवरी जर्नी, जिस तरह आपने कहा, मुझे बचपन से पता था कि मैंने कुछ ट्रकिंग में करना है, जिस समय मैं करीम में आया मैंने लोगों को भी बताया, लेकिन एक वो कह लें लाइट बल्ब मोमेंट होता है हर फाउंडर का, हर इंसान का, जब वो कहता है, आप और आपके पार्टनर्स इस केस में, कि यार अभी करना है। वो मोमेंट मुझे थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था वो, क्योंकि आप करीम में काम तो कर रहे थे, चीज़ें चल रही थी। What was the exact moment and why was that the moment? मुझे तो बचपन से 4-5 साल का बच्चा जब अपने इर्द गिर्द ट्रकिंग सुन रहा हो, ट्रकिंग देख रहा हो, एक ट्रक ड्राइवर की फैमिली को देख रहा हो, एक ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान के अंदर 15,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा है, वो साल में 6 दफ़ा अपने घर जा रहा है, उसके बच्चे के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, उसकी पूरी फैमिली उन 15,000 पे डिपेंडेंट है, और आप उसके सारे फैमिली प्रॉब्लम समझते हैं। वो सोता रोड पे है, वो सोता अक्सर गाड़ी के नीचे है, अक्सर गाड़ी के अंदर सो रहा है, उसका कोई टाइम नहीं है कि मैं इस टाइम सोऊंगा, उसका कोई टाइम नहीं है मैं घर जाऊंगा। गाड़ी के नीचे सो रहा है? बिल्कुल। आप पाकिस्तान के अंदर अक्सर जगहों पे देखें कि आपकी इंडिया के अंदर तो एक कास्ट सिस्टम है ना, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कास्ट सिस्टम है नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर देखें कि सोशली जो मोस्ट इम्पैक्टेड आपके लोग हैं वो ये ट्रकर्स उनमें से एक हैं, वो ट्रक ड्राइवर्स उनमें क्यों? से। आप देखेंगे आपका पूरा इकोसिस्टम ऐसे डेवलप हुआ है कि 15,000 की सैलरी के ऊपर जो काम कर रहा है उसके पास
जिस एसेट को वो मूव कर रहा है, जो ट्रक है उसकी प्राइस है 10 मिलियन, जो कमोडिटीज़ मूव कर रहा है उसकी PKR में 10 मिलियन प्राइस है। अब इमेजिन करें कि 20 मिलियन जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी अपनी सैलरी 15,000 है, फैमिली के पास वो जा नहीं सकेगा। अब आपके क्यू पे आते हैं। क्यों इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप ऐसे हुआ है कि इसके अंदर इनएफिशिएंसीज हैं। इसके अंदर लेटेस्ट डिस्ट्रप्शन क्या थी कि फ़ोन आ गया था, सब कुछ मेंटल नोट्स पे चल रहा है। जो आपकी बाकी बातचीत हो रही है उसको आप फ़ोन कॉल के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे बात आ जाती है कच्ची पर्ची और पक्की पर्ची, रजिस्टर्स, लोगों की दीवारों पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये लेटेस्ट डिस्ट्रप्शन है उस सेक्टर के अंदर जो आपके इकोनॉमी के 10% को रिप्रेजेंट करता है। जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कुछ भी हो रही है, कोई भी आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई भी आपकी इन्फ्लेशन आ रही है, कहीं भी कोई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई आपकी, उन सब रीजंस की वजह से इम्पैक्ट होगी आपकी ये इंडस्ट्री। इसकी वजह से एक आम आदमी इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका घर का खाना पीना हर चीज़ महंगी हो रही होगी। उसको नहीं पता कि लॉजिस्टिक उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्शन प्लांट के अंदर लॉजिस्टिक क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके रिटेल सेक्टर के अंदर लॉजिस्टिक क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। आज अगर ये गाड़ियाँ मूव करेंगी, कल ड्रोन्स मूव करेंगे, कुछ भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जाएगी, वो A to B पॉइंट पे इस मूवमेंट को इनेबल करती रहेगी। दुनिया में पहले भी हो रहा था, तब भी बैकबोन थी, आज भी बैकबोन है। तो उसके जो की इनेबलर्स या कंट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो आपकी ये लेबर है, ये लोग हैं, और ये इस तरह से करके स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये सब मैं वहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा था, इस कम्युनिटी के मसाइल देखता था कि ये जब घर पे 4 दफ़ा साल में आता है तो इसके पेरेंट्स किस कंडीशन में होते हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं, और उनके बच्चों के क्या मसाइल होते हैं, जो ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं वो सब आपको नज़र आ रहा होता है। वहाँ से बचपन से ये दिमाग में तो एक बैठने लग जाता है कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है। फिर उसके बाद प्रिविलेज था, ब्लेस था, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ पे मैं सब कुछ सीख रहा था। कि मैं उस यूनिवर्सिटी में चला गया, मैंने फिर फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आया, राइडलिंग स्टार्टअप की, वहाँ से करीम के अंदर आ गया। तो वो सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती चली गई। और फिर वो फाउंडर्स मिले जो करीम के अंदर थे। यहाँ पे बात आती है कि वो जो जुनून होता है, वो जो भड़क होती है, वो जो जज्बा होता है कि मार्केट के अंदर कुछ सॉल्व करना है, तो उनके अंदर भी वो मुझे DNA एक नज़र आया जो एक फाउंडर के अंदर होना चाहिए, उनके अंदर मुझे नज़र आया। उनको शायद मेरे अंदर नज़र आया, अपने दिमाग में लोगों ने बिठा लिया। और सर्टेन सिचुएशन में हम एक दूसरे को अपने दिमाग में टेस्ट कर रहे थे, एवेल्युएट कर रहे थे, जब प्रोजेक्ट्स इकट्ठे कर रहे, कुछ कैटेगरी लॉन्चेस कर रहे, वहाँ पे हमें नज़र आया कि ना सिर्फ हमारा कुछ पाकिस्तान के अंदर साइजेबल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक हमारा मिशन है, बल्कि हमारी एबिलिटीज़ भी वो हैं। और तीसरी ज़रूरी चीज़ कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे स्किल सेट वाइज एक दूसरे को। और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना टाइम गुजारा कि हमें ये समझ आ गई कि अगर अपनी फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना है, और अगेन उन सारे 4 मौसम में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना है, क्या ऐसा है कि उन इंटेंस मोमेंट्स में और उन खुशियों के मोमेंट्स में हम खुशी को सेलिब्रेट कर सकें, और इंटेंस मोमेंट्स में या चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें कि उन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। और जो असल मिशन था, जो मेरा बच्चा होने से 5 साल का बच्चा था तब से ही शुरू हुआ, उन लोगों का भी उसी टाइम से अपने इर्द गिर्द के डिफरेंट इन्वायरमेंट को देख के शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों की वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट नज़र आ रही थी। और वहाँ पे हम सब लोगों ने ये कहा कि यार ज़िंदगी में कुछ करना तो है। भी समझ आ रहा है कि हम लैंड करेंगे कुछ इकट्ठे करने पे। और फिर सफ़र में अलग हो गए, हैदर मैस ट्रांजिट में चले गए, रज़ा बाइकिया में VP ग्रोथ बन गए, मैं रीजन में चला गया, करीम फूड के लिए जो करीम नाव था, फिर लास्ट माइल डिलीवरी जहाँ पे अमेज़ॉन की भी हम फुलफिलमेंट करते थे, ग्रोसरी स्टार्टअप्स की। पेंडेमिक के अंदर बाय द वे लास्ट माइल डिलीवरी की वो स्केल भी हम लोगों ने अनलॉक किया, जिसकी वजह से सारा फोकस इधर था, उस पर भी काम किया। तो वहाँ पे बस फिर आई थिंक देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। नज़र आ रहा था कि पेंडेमिक और इस तरह के डाउन टर्न्स बेस्ट टाइम होते हैं कि आप मॉडल्स आइडेंटिफाई करें और आप लोग काम करना शुरू करें। हम लोगों ने कहा कि यार ये बेस्ट टाइम है, इतना एक्सपोजर ले लिया इंडस्ट्री का
कि हम लोग अपने ऊपर बेट कर सकते हैं और एक दफ़ा इस इंडस्ट्री के अंदर टेस्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमने मल्टीपल मॉडल्स देखे, उसके कुछ पैरामीटर सेट किए हुए थे कि उनमें से किस मॉडल पे जाना है। ये नहीं था कि सरमद बचपन में ट्रकिंग को देख रहा था तो वही करना है, या रज़ा ने अपने मोहल्ले में ये देखा, अपनी ज़िंदगी में ये देखा, कराची जाते हुए रास्ते में ये देखा। तो अगेन था कि साइजेबल मार्केट, उसके साथ हमारी रेलेवेंस कितनी है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एट स्केल कैसे कर सकेंगे सॉल्व, क्या हम ऐसा टैलेंट पूल बिल्ड कर सकते हैं जो इस प्रॉब्लम्स को स्केल पे सॉल्व करेगा, ऐसी प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन से उन पैरामीटर्स पे हम लोगों ने देखा और मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को देखा। कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो बाद में और लोगों ने उस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च किया जिसको हम भी कंसिडर कर रहे थे। तो हम लोगों को ये नज़र आया कि यार ये वो मार्केट है जिसमें हम लोग जाके बिल्कुल आइडियली सेट करते हैं एटलीस्ट अपने ऊपर इस मॉडल के ऊपर बेट करने पे। और ये वो रीज़न थी जो इसका आउटकम था कि सारे पाकिस्तान के वीसीज़ ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। उन सारे लोगों के साथ जिनके साथ हमने काम किया उन्होंने अपना एंजल टिकट ट्रकेडिन के अंदर उस अर्ली स्टेज पे डाला। सो आई थिंक ये वो रीज़न थे जिसमें आपका वो जवाब भी मिल गया, जिसका पहला पार्ट वहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे। और इसमें मतलब आपकी स्टोरी में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी लगी है कि ऑफ कोर्स आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, उसका एक सोल्यूशन देखना होता है, स्केलेबिलिटी देखनी होती है, लेकिन एक इमोशनल एंगल भी है ना इसमें। आपकी एक एक्चुअल चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग की बात है विच इज़ डिफरेंट। अ लॉट ऑफ यंग पीपल वाचिंग द पॉडकास्ट और जनरली भी वो ये देखते हैं कि यार पैसा किस चीज़ में है, वो ये नहीं देखते कि पैशन या इंटरेस्ट या इवन इन दिस केस लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं। दैट्स वेरी यूनिक आपके बारे में, जो मुझे एटलीस्ट लगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व एंड देयर आर पीपल यू वांट टू हेल्प। और ये आई थिंक जब आपकी ऐसी मेंटालिटी होती है ना तो इंसान जनरली आगे जाता है, बिकॉज वो फिर शॉर्ट टर्म का सोच ही नहीं रहा होता, ना वो पैसों का सोच रहा होता है, ना वो फेम का सोच रहा होता है। ही इज़ थिंकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म। तो खैर दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। आई रियली एंजॉयड इट एंड yeah, thank you so much for being on the podcast and thank you guys for watching. Please subscribe to our channel and we'll see you next time.